Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to do part 9 of the chapter Judiciary. Until now we have completed 8 parts of the same chapter, and I hope all those parts you have seen and they are completely clear to all of you. Right? So in last class basically we were discussing regarding the judicial review power, advantages, disadvantages, all these things we have discussed. Along with it we have discussed what is the relation between rights and judiciary. Got it? So in that basically what we have discussed, that judiciary is playing the crucial role in the you can say in the getting process of the fundamental rights. ओके सो देखो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर कंप्लीटली ना टिल हियर, यू विल बी एबल टू आंसर इट. देखो कैसे, व्हाट डज द कोर्ट, व्हेन डज द कोर्ट इशू, कोर्ट यूज द रिव्यू पावर्स. अब देखो कब रिव्यू पावर यूज करेगा कोर्ट. हमने बड़े अच्छे से पढ़ा कि अगर कोई लॉ बनाया है, किसने बनाया है, लॉ बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का. अगर कोई लॉ इंप्लीमेंट हुआ है तो इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का. तो रिव्यू पावर का मतलब क्या है, रिव्यू पावर कब यूज होगी, रिव्यू पावर तब यूज होगी अगर हमारी लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, एग्जीक्यूटिव ने किसी लॉ को इंप्लीमेंट कर दिया, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक होती है. और उस कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कौन करता है, दैट विल बी चेक्ड बाय द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री. राइट? तो जब हमें किसी पर्टिकुलर बिल की, एक्ट की, लॉ की हमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करनी होती है तो हमारा कोर्ट क्या इश्यू करेगा, रिव्यू पावर्स को यूज करेगा, रिव्यू पावर को यूटिलाइज करेगा. फाइन. उसके बाद सेकंड आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल रिव्यू एंड रिट. आई होप ये भी आपको क्लियर होना चाहिए. देखो जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू का मतलब क्या है, ये किसी पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड चीजें हैं. जब लगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ये वर्क अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना. और रिट्स बेसिकली क्या होती हैं, रिट्स क्या होते हैं, रिट्स का मतलब होगा कि जब स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उन फंडामेंटल राइट्स की अवेलेबिलिटी के लिए इंश्योर करवाने के लिए रिट्स इश्यू होती हैं. राइट? तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है जुडिशियल रिव्यू में और रिट्स में. यानी रिट्स में आप इंडिविजुअल मैटर के भी रिगार्डिंग हो सकता है, और जुडिशियल रिव्यू क्योंकि लॉ तो एक पर्सन के लिए नहीं बनते ना, वो पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए भी हो सकता है. समझ आया? तो आई होप जुडिशियल रिव्यू भी और रिट्स, पांचों की पांचों रिट्स आपको आई थिंक क्लियर है. ओके, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जुडिशरी और एंड पार्लियामेंट. मतलब क्या रिलेशन दोनों के बीच का, कौन सा, क्या ऐसा है कि कोई एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से स्ट्रांग है. तो व्हाट इज द रिलेशन, कैसा सिस्टम है हमारी कंट्री में जुडिशरी और पार्लियामेंट को लेके, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. राइट? सो लेट अस स्टार्ट नाउ. अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ वेरी एक्टिव स्टैंड on the matter of rights, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practice. अब देखो क्या है, हमारी कंट्री में क्या हुआ है, एक बहुत एक्टिव स्टैंड लेने के लिए मैटर के रिगार्डिंग कोर्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है. क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ताकि ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दिया जाए, मतलब साइड किया जाए और फिर क्या कर दिया जाए, उसके अलावा अपने पर्सनल रूल को इंप्लीमेंट किया जाए. तो हमारा कोर्ट उसके लिए कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है. सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग वर्क नहीं कर रहा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसको कोई सबवर्ट ना करे, उसको कोई ओवरथ्रो ना करे, उसको कोई एक्सप्लॉइट ना करे. वो सारी की सारी चीजों के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है, हमारी जुडिशरी वर्क कर रही है ना. Thus areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as powers of president and governors, were brought under the purview of courts. अब देखो फिर क्या हुआ, इसीलिए क्या किया, 10 areas that were considered, कुछ एरियाज ऐसे थे जिनको कंसीडर किया जाता था कि ये ना जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर होने चाहिए, जैसे कि प्रेसिडेंट की पावर होगी, गवर्नर्स की, उनको क्या किया गया, वर ब्रॉट अंडर परव्यू, यानी उनको भी क्या करेगी, परव्यू कर सकती है. मतलब देखो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमारे माइंड में क्या था, हम लोगों के माइंड में ये था कि हमें एक टाइप से ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करना है ताकि हम राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकें, उनको एक्सप्लॉइटेशन को बचा सकें, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट होने से बचाएं. राइट? तो पहले देखो हमारे माइंड में क्या था, पहले ये था कि कुछ ना ऐसी पावर्स होनी चाहिए, कोई ऐसी अथॉरिटीज होनी चाहिए कंट्री की जो कंप्लीटली जुडिशरी के इंटरफेरेंस से बाहर हो. राइट? जिसमें आप प्रेसिडेंट को पढ़ सकते हो, आप गवर्नर्स को पढ़ सकते हो, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था कि इनके ऊपर ना हमारी एटलीस्ट जुडिशरी कोई वर्क नहीं करेगी. बट फिर हम जब लोगों ने फील किया ना कि ये भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जहां पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को वायलेट किया जा सकता है,
राइट। यहां पर भी फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ इश्यू, कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, अपने जुडिशियल रिव्यू के क्राइटेरिया को थोड़ा इंक्रीज किया, उसके स्फीयर को थोड़ा और इंक्रीज किया, और इसलिए क्या कर दिया, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को भी अंडर द कैटेगरी ऑफ परव्यू रख दिया गया। मतलब अब उनके रिगार्डिंग भी रिव्यू हो सकता है। समझ आया। अब इसके अलावा देयर आर मैनी अदर इंस्टेंसेस इन विच द सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय गिविंग डायरेक्शंस टू द एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। और बहुत सारे अदर इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट ना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। क्यों इन्वॉल्व हुआ, कहां पर इन्वॉल्व हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन में। और क्या किया उसने डायरेक्शंस प्रोवाइड करवाई, किसके रिगार्डिंग, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को, कि आप ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ये चीजें बेनिफिशियल होंगी, ऐसे करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट होगा। तो मतलब बार बार क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट भी कर रहा है हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को। दस इट गेव डायरेक्शंस टू सीबीआई, आप लोग सीबीआई सुना होगा ना, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, है ना, टू इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स इन द हवाला केस, नरसिम्हा राव केस, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स केस एटसेट्रा। यानी देखो अब कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी क्या है, इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में, तो उसने कहीं ना कहीं सीबीआई, जो वैसे सीबीआई को क्या बोला जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तोता है, आप लोगों ने सुना होगा तोता बोलते हैं सीबीआई को, क्योंकि उसके पास ऐसी स्पेशल पावर नहीं होती कि वो खुद चेकिंग करे जब तक उसको बोला ना जाए, है ना, वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। लेकिन अब देखो क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक अथॉरिटी है हमारी कंट्री की जुडिशरी के पास, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए क्या है, इसीलिए अब हमारी जो जुडिशरी है उसने डायरेक्ट किया सीबीआई को भी कि वो इन्वेस्टिगेट करे पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, याद आए, एग्जीक्यूटिव चैप्टर में पढ़ा था, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जब परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, है ना। जैसे हवाला केस हो गया, नरसिम्हा राव केस हो गया, इलीगल अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप्स, इनके रिगार्डिंग, ताकि वो चेक कर सकें कि किसी राइट का एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हुआ, वो सारी की सारी चीजें, राइट। सो यू मे हैव हर्ड अबाउट सम ऑफ दीज केसेस, मेनी ऑफ दीज इंस्टेंस आर द प्रोडक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। अब देखो जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म में थोड़ा डिफरेंस होता है। रिव्यू में तो वो क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं जो लॉ बनाए हैं, जो लॉ एग्जीक्यूट हुए हैं उनको। लेकिन एक्टिविज्म में क्या है, वो उनके एरियाज में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी इंटरफेयर करेगी लेजिस्लेचर के एरियाज में, एग्जीक्यूटिव के एरियाज में, है ना। तो कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो जुडिशियल रिव्यू के एग्जांपल्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जुडिशियल एक्टिविज्म के प्रोडक्ट है, जहां जुडिशरी ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, राइट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड on a delicate principle of limited separation of powers and check and balance। अब ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है कि लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमने क्या किया, पावर्स को ऐसे नहीं कि लिमिटेड का मतलब, देखो लिमिटेड वर्ड यहां पे क्यों यूज हुआ है कि हर एक की पावर्स के ऊपर लिमिट्स हैं, है ना। हमने किसी को भी ऐसा नहीं बोला कि आप ये ऑर्गन है ना तो मन मर्जी तरीके से वर्क करेगा, मनमाने तरीके से वर्क करेगा। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है हमारा उस प्रिंसिपल के ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर, किस थियोरी के ऊपर, कि जहां पे सभी को एक लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर्स मिलेंगी। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट थियोरी कौन सी है, चेक एंड बैलेंस, है ना, जिसमें हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तीनों के तीनों ऑर्गन एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, ताकि क्या हो, सोसाइटी में कहीं भी इम्बैलेंस जनरेट ना हो, राइट। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज अ क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या है कि हर एक ऑर्गन के पास एक क्लियर एरिया है फंक्शनिंग का। देखो मतलब लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने का काम है, एग्जीक्यूटिव के पास उसको एग्जीक्यूट करने का काम है, जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम है। लेकिन चेक एंड बैलेंस वर्क कैसे कर रहा है, जैसे हमने क्या पढ़ा कि हमारी एग्जीक्यूटिव है, बिकॉज वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना, तो हमारी एग्जीक्यूटिव क्या होगी, इट विल बी क्लियरली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, राइट। और फिर क्या सोचते हैं हमारे माइंड में, क्या है, फिर तो लेजिस्लेचर बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। लेकिन फिर भी क्या है, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है, लॉ बनाने की पावर है ना। लेकिन लेजिस्लेचर ने जो लॉ बना दिया, अब लेजिस्लेचर पावरफुल क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी लॉ लेजिस्लेचर बनाएगी वो सारे के सारे अंडर दी कैटेगरी हो सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के। और जुडिशरी अगर उनको रिव्यू करेगी, तो अगर जुडिशरी को लगेगा कि नहीं, दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द कंट्री, तो वहां पे क्या हो सकता है, उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो मतलब हो गया ना बैलेंस, लेजिस्लेचर भी बैलेंस हो गया। एग्जीक्यूटिव क्यों बैलेंस्ड है, क्योंकि लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
किसी भी चीज के रिगार्डिंग, है ना, इसलिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। और फिर क्या है कि अब हम क्या सोचेंगे, क्योंकि जुडिशरी ना उन सारे के सारे डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है जो लेजिस्लेचर ने ले लिए, एग्जीक्यूटिव ने एग्जीक्यूट कर दिए, तो जुडिशरी फिर बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जुडिशरी की भी रिमूवल प्रोसेस होती है, इंपीचमेंट प्रोसेस होती है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, है ना। तो मतलब कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस हो ही ना, जिसके ऊपर कोई बाउंडेशंस हो ही ना, समझ आया। तो इसीलिए हमारी कंट्री में क्या है, हर एक ऑर्गन के पास एक क्लियर एरिया ऑफ फंक्शनिंग है कि यहां तक वो वर्क कर सकते हैं। दस द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉ एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे हमारी पार्लियामेंट का क्या काम है, लॉ बनाने का काम है और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसका एग्जाम्पल है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट का। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब जो चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता है ना। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए हमारी लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है कि हमारी लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉ बनाने की भी और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भी। एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इंप्लीमेंटिंग दैम व्हाइल द जुडिशरी इज सुप्रीम इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स एंड डिसाइडिंग वेदर द लॉज दैट हैव बीन मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव के पास कौन सी पावर है, उनको इंप्लीमेंट करने की पावर है, समझ आया। और जुडिशरी के पास क्या पावर है, जुडिशरी के पास पावर है ये सब कुछ चेक करने की जो एग्जीक्यूटिव ने कर दिया, लेजिस्लेचर ने कर दिया, क्या वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सही है, और अगर नहीं है तो फिर उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दो, समझ आया। Despite such clear-cut division of power, the conflict between the parliament and judiciary and executive and the judiciary has remained a recurrent theme in Indian politics. लेकिन फिर देखो, हालांकि हम लोगों ने क्लियर डिवीजन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया पावर्स का, राइट। देखो जैसे मान लिया आपकी क्लास में ये हो जाए कि कोई इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटर बन जाए, कोई आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव क्लास मॉनिटर बन जाए, कोई आपका लैंग्वेज मॉनिटर बन जाए, लेकिन फिर भी क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हमेशा रहते हैं जहां पर उन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज चलेंगे, राइट। तो देखो सेम यहां पर भी हो रहा है कि हम लोगों ने क्लियर कट डिवीजन किया है, बट फिर भी क्या होता है, फिर भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, किस किस के बीच में, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में होते हैं, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में होते हैं। क्योंकि देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में डिस्प्यूट्स के चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि हालांकि होते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी में आए ना तो फिर वहां पे कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हमारी कंट्री में निकलती कहां से, लेजिस्लेचर से। या आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में, एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना। क्योंकि जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी वो एग्जीक्यूटिव ही तो फॉर्म करेगी ना, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, राइट। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोगों ने क्लियर कट डिवीजन किया, बट इवन देन फिर भी क्या है, इवन देन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज होते रहते हैं जिस पर तीनों के तीनों ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट चलता रहता है, स्पेशली जुडिशरी और लेजिस्लेचर का, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, राइट। So we have already mentioned the differences that emerge between the parliament and the judiciary over right to property and a parliament power to amend the constitution. अब देखो क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया है ना कि कैसे कैसे डिफरेंस अमर्ज हुए, जैसे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में, कि जैसे मान लिया राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, पार्लियामेंट का राइट हो गया कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन कितने पार्ट पे अमेंड कर सकती है, कौन से पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से बाहर निकाला और उसको एक टाइप से एक क्या बना दिया, लीगल राइट की कैटेगरी में उसको डाल दिया, है ना। तो लेट अस रिकैपिटुलेट दैट ब्रीफली। अब उसको ब्रीफली वे में हमें रिवाइज करना है ना, रिकैप्चर करते चलो। इमीडिएटली आफ्टर, अब क्या क्या हुआ, क्या क्या चीजें हैपन हो रही है सोसाइटी में, लेट अस डिस्कस इट राइट नाउ। Immediately after the implementation of the constitution began, a controversy arose over the parliament's power to restrict right to property. जैसे ही हमारी कंट्री में क्या हुआ, इंप्लीमेंटेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वैसे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, क्या, ओवर द पार्लियामेंट्स पावर टू रेस्ट्रिक्ट राइट टू प्रॉपर्टी, कि क्या हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो राइट टू प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसके रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी, कंफ्लिक्ट शुरू हो गया। The parliament wanted to put some restrictions on the right to hold property so that the land reforms could be implemented. हम लोगों ने इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में पढ़ा था ना लैंड, ओके, that you will read in 12th class, land reforms and land ceiling act. ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये आप लोग ये याद रखना कि 1970s के टाइम पीरियड में
जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगी तो वहां पे क्या था, हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट थी वो क्या चाह रही थी कि क्या होना चाहिए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो हमारी कंट्री में हम लोगों ने क्या देखो, इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं क्या वर्ड ऐड करेंगे, सोशलिस्ट वर्ड ऐड करेंगे। पहले हमारी कंट्री में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट का मतलब, फंडामेंटल राइट का मतलब ये है कि आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, उस राइट को आपसे स्नैच नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगर हमें ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करना था, कौन सा सिस्टम को अडॉप्ट करना था कि हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करें कि हमें सबका बेनिफिट करना, वो सोशलिस्ट के रिगार्डिंग। तो ऐसे में क्या होगा, प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में फिर क्या हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी उस टाइम तक फंडामेंटल राइट था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ऐसे में क्या जरूरी था, उसमें ऐसे सिस्टम में हमें अगर प्रॉपर्टी को फिर हम रिक्वायर करते तो फिर क्या हो सकता था, ऐसा सिस्टम होता कि लोग फिर कोर्ट्स में जाते, है ना, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता तो पीपल डेफिनेटली दे वुड हैव गो टू कोर्ट्स। और अगर वो कोर्ट्स में जाते तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स देने थे, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर देने थे, क्या कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ आया। इसीलिए हमारी लेजिस्लेचर क्या चाह रही थी कि फंडामेंटल राइट्स को ना रिस्ट्रिक्ट कर दो, ताकि प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सके, ताकि उनको लैंड रिफॉर्म्स करने थे। समझ आया। तो ऐसे में देखो फिर क्या हुआ, ऐसे में द कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट दस रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स। द पार्लियामेंट देन ट्राइड to amend the constitution, but the court said that even through an amendment a fundamental right cannot be abridged. ऐसे में फिर देखो कोर्ट ने क्या बोला, ऑफ कोर्स कोर्ट मना करेगा कि फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन फिर पार्लियामेंट के पास एक और हथियार होता है, वो क्या होता है कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। हम लोगों ने जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसमें मेंशन किया हुआ कि कौन सा पार्ट हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, कौन से पार्ट में हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कौन से पार्ट में किस मेजोरिटी के साथ अमेंडमेंट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। तो अब फिर पार्लियामेंट ने क्या सोचा कि अगर हमारी जुडिशरी हमें ना पावर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने दे रही, मतलब फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने नहीं दे रही, तो हम क्या करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देते हैं। बट फिर कोर्ट ने क्या बोला कि एक अमेंडमेंट के थ्रू भी आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकते, उसको श्रिंक नहीं कर सकते हो, राइट। अब कौन कौन से इश्यूज हुए, कौन कौन से इश्यूज अराइज हुए लेजिस्लेचर के बीच में और जुडिशरी के बीच में, तो देखो द फॉलोइंग इशू। अब देखो यहां तक आप लोगों को क्या समझ है, जो कंफ्लिक्ट था बेसिकली वो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके था, क्योंकि राइट टू पहले हमारी कंट्री में 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे। हम लोगों ने राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था कि 1978 से पहले देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, बट 1978 में हम लोगों ने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से बाहर निकाला और उसको लीगल राइट बना दिया। याद आ रहा है। तो अब देखो, अब जो उस टाइम पे कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो वो कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज थी। The following issues were at the center of the controversy between the parliament and the judiciary. वो क्या थी, पहला, what is the scope of right to private property, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या स्कोप है, मतलब क्या स्कोप होना चाहिए, है ना। मतलब क्या उसको आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो सारी चीजें प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब एक इंडिविजुअल की कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू कर्टेल, एब्रिज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स, मतलब पार्लियामेंट के पास कौन सी ऐसी पावर है जिसे वो फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं एक टाइप से श्रिंक कर सकती है, टेक ओवर कर सकती है, ले सकती है, छीन सकती है। क्या पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर होनी चाहिए, मतलब अब पार्लियामेंट तो बोलेगी यस ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हमारे पास पावर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, है ना। और इसके अलावा आप लोगों ने अगर सुना हो बहुत पॉपुलर केस केशवानंद भारती, राइट, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या बोला था कि हमारी जो लेजिस्लेचर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं होगा। समझ आया। तो यहां पर फिर पार्लियामेंट के दिमाग में क्या था कि पार्लियामेंट का स्कोप क्या होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, उनको एक टाइप से श्रिंक करने का, उनको नैरो करने का, उनको टेक ओवर करने का। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास क्या स्कोप है, कौन सी पावर है, पार्लियामेंट की क्या पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, उनका क्या स्कोप होना चाहिए। कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज दैट अब्रिज फंडामेंटल राइट्स व्हाइल एनफोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप लोगों ने बड़े डिटेल में डिस्कस किए थे,
हम लोगों ने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, है ना। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो एनफोर्सेबल नहीं होते, हम उनको लेके जुडिशरी के पास जा नहीं सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स वो क्या होते हैं? जस्टिसेबल होते हैं, इन्फोर्सेबल होते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है देन वी कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट ऑल्सो, मतलब हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं आप लोग आर्टिकल 32 के अंडर, है ना। 226 के अंडर आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल 32 के अंडर जाओगे, राइट। लेकिन अब अगर सोच के देखो, अगर ऐसा सिस्टम है, हम लोगों ने क्या पढ़ा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हमने डीपीएस भी पढ़ा था कि ऐसी पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट को बार बार डायरेक्ट करेंगी कि वो कैसे लॉज बना सकती हैं, है ना। तो ऐसे में सोचो, अब अगर ऐसा सिस्टम हो रहा है कहीं पे कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो क्या ऐसे में हमारी जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को स्नैच कर सकती है? मतलब क्या? क्योंकि देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, बट इवन देन वी हैव सीन कि इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करवाने का होता है ना। मतलब सभी के बेनिफिट्स के लिए होता है, जो चीजें हम सोसाइटी में गेन करवाना चाहते हैं, जो हम सोसाइटी में नीडी पीपल की रिक्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं इंश्योर करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में क्या है कि अगर हम ऐसे में उन सभी लोगों के बेनिफिट्स के लिए वर्क करेंगे तो ऐसे में क्या हो सकता है? कुछ लोगों के फंडामेंटल राइट्स स्नैच हो सकते हैं। समझ आया? मान लिया हमें टैक्सेशन कलेक्ट करके उस प्रॉपर्टी को रिडिस्ट्रीब्यूट करना पुअर पीपल में इन द फॉर्म ऑफ सम सोशल स्कीम्स, सोशल सर्विसेज, है ना। तो क्या ऐसे में, अब क्वेश्चन ये था, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को मतलब कहीं ना कहीं श्रिंक कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं कम कर सकती है जब उसको एनफोर्स करने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये क्या थे? कुछ इश्यूज थे हमारे किसके सामने? हमारी जुडिशरी के सामने और हमारी पार्लियामेंट के सामने, है ना। तो अब देखो फिर क्या हुआ? ड्यूरिंग द पीरियड 1967 एंड 1973 दिस कंट्रोवर्सी बिकेम वेरी सीरियस, और फिर ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा सीरियस हो गई। फिर क्या हुआ? अपार्ट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स, लॉज एनफोर्सिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या है? जैसे मान लिया अगर किसी के ऊपर शक भी होता है ना, गवर्नमेंट को सस्पेक्ट होता है, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है ना। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में चीजें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। लॉज गवर्निंग रिजर्वेशन इन जॉब्स, regulating acquiring private property for public purposes, and laws deciding the compensation for such acquisition or private property were some instances of the conflict between the legislature and the judiciary. अब देखो क्या है, अब conflict कैसे आए कि अगर लॉ मान लो हमें लैंड रिफॉर्म्स करने और गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर लेती है, तो लैंड एक्वायर किस बेस पे करेगी? क्योंकि लैंड तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। और उस टाइम तक क्या था? एक जो प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट था, तो वो स्नैच कर ही नहीं सकती। तो क्या वो किस बिहाफ पे स्नैच कर सकती? कितना कंपेंसेशन हो सकता है? कैसे डिसाइड किया जाएगा कंपेंसेशन की प्रॉपर्टी क्या होगी? किस पर्टिकुलर एरिया पे क्या कंपेंसेशन होना चाहिए? रिजर्वेशन कैसे होना चाहिए जॉब्स के रिगार्डिंग, राइट। और उसके अलावा क्या होना चाहिए? जो मतलब अगर डिटेंशन हो रहा है किसी का, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए? ये सारी की सारी चीजें क्या चल रही थी? इन सारी की सारी चीजों ने कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट अराइज करवा दिया हमारी कंट्री की जुडिशरी के बीच में और हमारी कंट्री की लेजिस्लेचर के बीच में। समझ आया? अब इसके रिगार्डिंग कौन सा केस हुआ? वो केस हुआ आपका केशवानंद भारती केस। वो केस क्या था? टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, क्योंकि अगर वो केस आप डिस्कस करोगे तो कहीं ना कहीं ये वाली चीजें पीछे छूट जाएंगी। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ आया है ना। बट अगर फिर भी आप लोगों को दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो देखो यहां तक बेसिकली आप लोगों के दिमाग में क्या आया कि हमारी कंट्री में जुडिशरी और लेजिस्लेचर में कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक है, तो सभी को अपनी बात रखने का पूरी फ्रीडम है, फुल इंडिपेंडेंस है। अगर फुल इंडिपेंडेंस है तो फिर लोग अपने आइडियाज को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, राइट। और उन एक्सप्रेशन में क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं एक दूसरे से राइट्स का क्लैशेस हो सकता है, आइडियाज का क्लैशेस हो सकता है। तो ये वही इश्यूज हैं जो आप लोगों ने डिस्कस किए। अब इन इश्यूज को सोल्व करने के लिए एक केस आएगा हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको माइलस्टोन बोला जा सकता है, राइट। वो क्या है? वो केस क्या उसका रिजल्ट निकला? दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। Okay, I hope till here everything is completely clear to all of you. But if you are having any kind of doubts and questions and queries, you can ask your doubts in comment section. Okay, we will meet in next video. Till then, try to revise everything again and again. I repeat, try to understand everything. Okay.
so that you can get everything in appropriate manner. We will meet in next video. Till then, keep learning, keep revising, and stay connected. Thank you. Thanks a lot.